हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी, स्पेशली फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन। आप चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर या आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने ही होते हैं अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। जब भी आप फुल मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप लोग एसएससी के जिस भी पेपर के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हो, फुल मॉक टेस्ट में आप लोगों को उस पर्टिकुलर एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी में इंग्लिश को डिस्कस करूंगी कि आप लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं मॉक टेस्ट लगाते समय, जिससे आप लोगों के इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज हो सकें। मैं यहाँ स्पेशली इंग्लिश को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने अपने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन और एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन, तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा कमेंट्स देखे हैं इंग्लिश को लेकर कि उनके इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है या मॉक टेस्ट में इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। वैसे तो स्ट्रेटजी आप लोगों को केवल इंग्लिश में काम नहीं आएगी, आप लोगों को ये स्ट्रेटजी मॉक टेस्ट के हर सब्जेक्ट में काम आएगी। जब आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा ये स्ट्रेटजी आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स में कैसे हेल्प कर रही है मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करने में। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्टली मैं बात करूंगी मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में। आप चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको इंग्लिश पूछी जाती है। आप लोग जब अपना पेपर सबमिट करते हैं तो एग्जाम का एनालिसिस आपके सामने आता है। नॉर्मली सभी लोग अपनी रैंक देख लेते हैं और अपने मार्क्स देख लेते हैं। कई लोग सॉल्यूशंस भी नहीं देखते कि उनका सॉल्यूशंस क्या है क्वेश्चंस के जो उनके मॉक टेस्ट में पूछे गए थे। कई कैंडिडेट सॉल्यूशन देख लेते हैं तो शायद नहीं देखते होंगे राइट क्वेश्चंस कितने रहे और रॉन्ग क्वेश्चंस कितने रहे। यहीं से आपका एनालिसिस शुरू हो जाता है जब आप राइट और रॉन्ग क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्टली आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप लोगों को देखना होता है आपके राइट क्वेश्चंस कितने हैं और रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं। उसके बाद आप देखते हैं सब्जेक्ट्स को। आप जब भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होता है हर सब्जेक्ट के बारे में, पूरे मॉक टेस्ट के बारे में कि आपके किस सब्जेक्ट में कैसा स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन राइट रहे, कितने क्वेश्चन रॉन्ग रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मॉक टेस्ट में दी रहती हैं जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं। वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे डिस्कस करूँगी। यहाँ ऑफलाइन मॉक टेस्ट को भी मैं डिस्कस करती जाऊँगी बीच बीच में कि ऑफलाइन टेस्ट में भी आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि मॉक टेस्ट में आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पाते। फर्स्टली जब आप लोग रॉन्ग और राइट क्वेश्चन देखना शुरू कर देते हैं तो आप लोगों को ये भी देखना है कि किस सब्जेक्ट में आपने कितने रॉन्ग और कितने राइट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए हैं। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है। मैं इस वीडियो में पूरा मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में बताऊंगी कि बेसिकली एनालिसिस होता कैसे है मॉक टेस्ट का। कई लोग एनालिसिस करते ही नहीं है मॉक टेस्ट का, केवल अपना मॉक टेस्ट सबमिट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन देख लेते हैं, अपने मार्क्स देख लेते हैं और रैंक देख लेते हैं। इतना करके वो ये सोच लेते हैं कि उनका मॉक टेस्ट का काम कंप्लीट हो गया, जबकि इसके बाद भी बहुत कुछ होता है मॉक टेस्ट में देखने के लिए जिससे आपका स्कोर डे बाय डे, मॉक बाय मॉक इम्प्रूव हो सके। आप जितने मॉक्स दें उतने में आप कुछ ना कुछ नया सीखें। जब भी आप मॉक टेस्ट सबमिट करेंगे तो आप लोग अपना स्कोर भले ना देखें, रैंक भले ना देखें, आप लोगों को एनालिसिस जरूर देखना है। आप लोग फर्स्टली देखेंगे कि आपने कितने रॉन्ग क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट रहे और कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए। देन आप लोग हर सब्जेक्ट को देखेंगे कि आपके मॉक टेस्ट के किस सब्जेक्ट में कितने रॉन्ग क्वेश्चन रहे, कितने राइट और कितने स्किप्ड क्वेश्चन थे। आप लोग उसके बाद हर सब्जेक्ट को देखना ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ इंग्लिश को स्पेशली डिस्कस कर लेती हूँ। आपने मान लो 100 क्वेश्चंस का इंग्लिश का टेस्ट दिया, आप लोग फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या पर्टिकुलरली आप लोग इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अगर आपने 100 क्वेश्चंस का इंग्लिश का मॉक दिया, उसमें आप लोगों को इंग्लिश के वो सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे जो एसएससी के इंग्लिश के सिलेबस में शामिल होते हैं, जैसे एरर स्पॉटिंग, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम, फ्रासेस, स्पेलिंग्स, एंटोसाइनो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, क्लोज टेस्ट, आरसी, पैराजम्बल्स। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को 100 क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं फॉर द इंग्लिश। जब आप लोग इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपने अपना टेस्ट सबमिट कर दिया, उसके बाद आपने रॉन्ग और राइट क्वेश्चंस देख लिए, स्किप्ड क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए अपने इंग्लिश के। आप लोग उसके बाद आप लोगों को देखना होता है कि आप लोगों के किस टॉपिक में कितने रॉन्ग क्वेश्चन रहे, कितने करेक्ट क्वेश्चन रहे और कितने स्किप्ड क्वेश्चन रहे। अगर एरर स्पॉटिंग की बात करें तो 100 क्वेश्चंस में आप लोगों को नॉर्मली 10 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के देखने को मिलेंगे। उसमें मान लो आपने 7 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, 3 में से 2 आपके रॉन्ग हो गए और 1 स्किप्ड था, तो ये ऐसे आप एवरेज स्कोर मान सकते हैं। इसमें आप लोगों की 60% स्कोर आ जाएगा अगर 0.5 की माइनस मार्किंग सही होगी, क्योंकि आप लोगों के 2 रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क कट हो जाएगा, तो आप लोगों को 6 मार्क्स अचीव्ड होंगे और एक स्किप क्वेश्चन के लिए आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा।
तो यहाँ आपने 100 में से 60% स्कोर कर दिया, जो आपका एवरेज स्कोर बोल सकते हैं, क्योंकि कम से कम आप लोगों को 10 में से 9 स्कोर तो करना ही होगा करेक्टली एरर स्पॉटिंग में, अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है। अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं तो आप लोगों को कम से कम 90% स्कोर करने की कोशिश करनी अगर आप लोग ईआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी लोग अपना स्कोर खुद समझ गए होंगे कि उन्हें कम से कम कितना स्कोर करने की ज़रूरत होगी अपनी कैटेगरीज में पास होने के लिए। यहाँ मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उससे एक अब कैटेगरी लेकर चला करें अपने कट ऑफ को देखने के लिए। अगर आप एससी से हैं तो आप लोग ओबीसी का मार्क्स देखा करें, अगर आप ओबीसी हैं तो आप जनरल कैटेगरी के मार्क्स देखा करें। ईडब्ल्यूएस वाले जनरल कैटेगरी के मार्क्स देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले थोड़ा आप मार्क्स अपना लेकर चला करें, कभी भी कट ऑफ को क्रैक करने की कोशिश ना करें। आप लोगों को 100% स्कोर करना है। पता नहीं क्यों लोग बार बार पूछते हैं कि किस एग्ज़ाम के लिए कितना कट ऑफ जाता है, मुझे आज तक ये पॉइंट समझ ही नहीं आया। क्योंकि जब आपको 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आपके 100 मार्क्स आए, एटलीस्ट 95 मार्क्स आए, और कुछ नहीं तो कम से कम 90 मार्क्स तो आ जाए अगर आप ईआर कैटेगरी से हैं। क्यों आप कोशिश करते हैं कि आपका कट ऑफ निकल जाए? एग्जाम का कट ऑफ निकालने से हो सकता है आप लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट हो जाए, लेकिन आप लोग हो सकता है फाइनल स्टेज के लिए सिलेक्ट ना हो पाए, मेरिट में आप लोगों का नाम दिखाई ही ना दे अगर आपने केवल कट ऑफ पे गिरे हुए हैं, अगर आपने केवल कट ऑफ जितने मार्क्स देकर आए हैं एग्जाम में। इसलिए कभी भी कट ऑफ को ना देखा करें, 100% स्कोर को देकर चलें। अब मैं आ जाती हूँ अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज इंग्लिश मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। आप लोगों को इंग्लिश में हर टॉपिक के क्वेश्चंस देखने हैं कि आपने कितने रॉन्ग क्वेश्चन किए, कितने राइट क्वेश्चंस किए और कितने स्किप क्वेश्चन किए। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश का कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप लोग 100 में से 70 स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आप लोगों को लगता है इंग्लिश में स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। नेक्स्ट टाइम आपने दिया फिर से आपके 70 मार्क्स आ गए, आपने फिर कहा मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ा इंग्लिश में। तो यहाँ आपको देखना होता है कि आपने पहले 70 मार्क्स में से कौन से 30 मार्क्स लूज कर दिए थे, और नेक्स्ट टाइम आपको फिर देखना होगा कि कौन से 100 मार्क्स में से आप लोगों ने 30 मार्क्स लूज कर दिए थे। यह आप लोगों को एनालिसिस से ही पता चलता है। आप लोग जब एनालिसिस करते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश के हर टॉपिक को देखना है कि आपने किस टॉपिक से कितने रॉन्ग, कितने राइट और कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं। जब आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आप लोगों के रॉन्ग क्वेश्चन में से क्या आपने मिस्टेक की है, स्किप आपने किस वजह से कर दिया, आप लोगों को रीडिंग समझ में नहीं आई, क्वेश्चन क्या कह रहा था वो आपको समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन अगर लर्निंग बेसिस पे था आपको याद नहीं था, अगर आपका राइट क्वेश्चन है तो क्यों राइट है, आपने कितने सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ये भी आप लोगों को देखना है, कौन सा क्वेश्चन आप कितने टाइम में स्किप कर पाते हैं और कितना टाइम लेकर भी आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दे रहे हैं, ये भी आप लोगों को देखना है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है जिसमें हमें अपना पेपर कंप्लीट करना होता है। इसलिए आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को देखना है कि एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है। पर्टिकुलरली किसी क्रॉस टेस्ट या आरसी को आप सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा आरसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है। आप लोग एंडोसाइन सॉल्व कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन देने में आपको कितना टाइम लग रहा है। आप लोगों को हर क्वेश्चन का टाइमिंग देखना होता है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा और वो क्वेश्चन रॉन्ग था, राइट था और स्किप था। एनालिसिस में आप लोगों को हर सब्जेक्ट का स्कोर देखने के साथ साथ अपना टॉपिक्स देखने होते हैं कि आपने कौन से टॉपिक में कितने अचीव किए हैं मार्क्स, कितना टाइम आप लोगों ने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिया है। मान लो आपका इंग्लिश का कोई टॉपिक वीक है, मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक से डिस्कस करूंगी। फर्स्टली मैं एरर स्पॉटिंग को लेकर चलती हूँ। एरर स्पॉटिंग आपका वीक है तो आप लोगों को एनालिसिस से ही पता चलेगा, क्योंकि जब आप लोग ऑनलाइन एनालिसिस करते हैं या आप लोग ऑफलाइन एनालिसिस भी करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है एरर स्पॉटिंग में आपने कितने स्किप और रॉन्ग और राइट किए हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा आपका वीक पोर्शन कौन सा रहा, स्ट्रॉन्ग कौन सा रहा। अगर आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो आपको खुद ही बता देते हैं कि आप किस में वीक रहे और किस में स्ट्रॉन्ग रहे, किस में आपका एवरेज स्कोर रहा। जब आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितने एक्सपेक्ट किए थे और कितने आपके आए हैं। उससे आप अपने स्ट्रॉन्ग, वीकनेस और एवरेज स्कोर का पता लगा सकते हैं। मान लो आपके एरर स्पॉटिंग में अच्छे मार्क्स नहीं बने तो आप एरर स्पॉटिंग की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग इंग्लिश को मान लो 3 घंटे रोज़ दे रहे हैं तो 3 घंटे रोज़ दीजिए, लेकिन उसमें एरर स्पॉटिंग का टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए। अपनी ग्रामर लेवल को इंक्रीज कीजिए, ग्रामर को थोड़ा और सीखिए। कहाँ आप ग्रामर में गलती कर रहे हैं, आप प्रोपोजिशन में गलती कर रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, किस टॉपिक में आप गलती कर रहे हैं वो आप देखिए। उस टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिए, उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाइए, देन आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस लगाइए। आप लोगों को डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप लोगों को फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ऐसे ही करना है। ये तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते ही हैं, क्योंकि फिलर में आप लोगों को एक ब्लैंक दिया जाता है जिसे आप लोगों को 4 ऑप्शन में से ढूंढ के भरना होता है।
उसमें आप लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की ग्रामर स्किल कमज़ोर हो सकती है या फिर आप लोगों की वोकेबलरी स्किल कमज़ोर हो सकती है। वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए जब आप एंटो साइनो पढ़ते हैं तो आप लोगों की वोकेबलरी स्किल वहाँ पर इम्प्रूव हो रही होती है। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में के भी यही बेसिस होते हैं, ग्रामर स्किल एंड वोकेबलरी स्किल। अपनी वोकेबलरी स्किल को आपको इंक्रीज करना है। एरर स्पॉटिंग में बेसिकली ग्रामर बेस्ड रहती है, आप लोगों की ग्रामर स्किल वीक होगी तो ही आप लोगों के एरर स्पॉटिंग में मार्क्स नहीं बन रहे होंगे। इसलिए तीनों टॉपिक्स में आप लोगों को ग्रामर स्किल और एंटो साइनो मतलब वोकेबलरी में ध्यान देते चलना है। नेक्स्ट मैं बात कर रही थी एक्टिव पैसिव एंड नरेशंस पे। एक्टिव पैसिव और नरेशन सबसे आसान टॉपिक होते हैं इंग्लिश में मार्क्स गेन करने के लिए, उसमें आप लोगों को फुल मार्क्स करने की कोशिश करनी है। एक्टिव पैसिव और नरेशन पढ़ने के लिए आप लोगों को एक बार रूल्स पढ़ लीजिए। इन शॉर्ट एक्टिव पैसिव और नरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग एक बार उनके रूल्स को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को कभी भी इनके क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। बहुत कम लोगों को इन क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, सबको पता होता है कि ये रूल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट करती हूँ एंटो साइनो के बारे में बात। हमेशा अगर आप लोग एंटो साइनो में वीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एनालिटिक्स में आपको दिखाई दे रहा है कि एंटो साइनो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटोनिम सिनोनिम याद करने की कोशिश कीजिए। किसी भी वर्ड को केवल एंटो साइनो फॉर्म में याद मत कीजिए। नॉर्मली जो भी वर्ड का मीन आपको नहीं पता है, आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया, आपको पता चला इस वर्ड का मीन आपको मालूम ही नहीं है, आप लोग एक अलग से नोटबुक बनाइए, उस वर्ड को उस नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और उसका मीन आप चाहें तो गूगल से सर्च कर लीजिए, या आप कोई डिक्शनरी फॉलो करते हैं तो उस डिक्शनरी में उसका मीन देख लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ऐसे ही आप लोगों को अपने इंग्लिश के नोट्स बनाने होते हैं फॉर द वोकेबलरी। मैं भी अपने वोकेबलरी के नोट्स ऐसे ही बनाती हूँ। जब भी मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, अगर मुझे कोई वर्ड नया वर्ड मिलता है, चाहे वो एंटो साइनो से मिला हो मुझे वर्ड, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिलर से मिला हो, चाहे क्रॉस टेस्ट आरसी या पैराजंबल से मुझे वो नया वर्ड मिला हो, मैं उस वर्ड को एक अलग नोटबुक में नोट डाउन कर लेती हूँ, उसका मीन सर्च कर लेती हूँ। अगर मुझे मॉक टेस्ट में उसका मीन नहीं दिया रहता, उसके बाद मैं उसको लर्न करती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, एसएससी के एग्जाम्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग अगर न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं अपनी वोकेबलरी स्किल इंक्रीज करने के लिए या रीडिंग हैबिट इंक्रीज करने के लिए, तो आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, एसएससी के एग्जाम में बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, जैसे कि बैंकिंग में पूछी जाती है। जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं उन्हें एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ने होते हैं। एसएससी के एग्जाम के लिए आप लोगों को न्यूज़पेपर को ना भी पढ़ें तो चलेगा, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, जस्ट आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगाएं, उनको अच्छे से एनालिसिस करें। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ आरसी एंड क्रॉस टेस्ट के बारे में। क्रॉस टेस्ट की स्ट्रेटजी के बारे में मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई है क्रॉस टेस्ट के लिए। आरसी के लिए भी आप कहीं ना कहीं वही स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं कि आप लोगों को पूरा क्रॉस टेस्ट या आरसी पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पैराजंबल में अगर आप लोगों की वीक स्कोर आ रहा है, आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो पैराजंबल्स के लिए आप लोग अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाइए। रीडिंग स्किल भी आप लोगों की आरसी पढ़ने से बढ़ जाएगी। उसे समझने की कोशिश करिए कि पैराजंबल क्या कह रहा है। पैराजंबल के लिए क्या स्पेसिफिक रूल होते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर पैराजंबल्स आप लोगों को पीक्यूआरएस फॉर्म में दिए हुए हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को फॉलो करना होता है। पीक्यूआरएस को सॉल्व करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्यू को पढ़ा कीजिए। पीक्यूआरएस में आप सबसे पहले क्यू को उठाइए कि क्यू पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप लोग पेयर्स बनाने की कोशिश किया कीजिए, या पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, किसका पेयर बन रहा है। जब इनमें से कोई पेयर बन जाता है, अगर आपका कोई दो सेंटेंस का भी पेयर बन जाता है, तो आप लोग फिर आंसर्स को चेक कर लीजिए। इससे आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगा पाएंगे। अगर आप लोग फॉर श्योर कह सकते हैं कि इन दोनों का पेयर बन ही रहा है, आप लोग ऑप्शंस में देख सकते हैं कि वो पेयर किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है। जिस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है उस ऑप्शन को आप स्किप कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने पैराजंबल सॉल्व कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट्स होते हैं पैराजंबल को सॉल्व करने की, यही मेन ट्रिक होती है पैराजंबल सॉल्व करने की। और इसके अलावा आप लोगों की वोकेबलरी स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों की ग्रामर स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पैराजंबल ग्रामर स्किल पे भी पूछ लिए जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं। अगर कोई पैराजंबल ग्रामर स्किल पे आ रहा है तो मतलब आप लोगों को वो लगाने ही लगाने, उसमें आप लोगों को गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप लोग अपनी ग्रामर स्किल इंप्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ वन वर्ड एंड इडियम्स के बारे में। अगर आप लोगों के वन वर्ड और इडियम में अच्छा स्कोर नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कीजिए। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपको कोई नया वन वर्ड या इडियम मिल रहा है तो उसे आप उसी नोटबुक में लिख लीजिए। जिस नोटबुक में आप लोग अपने वोकेबलरी लिख रहे हैं उसके लिए आप लोग अलग से कॉपी मत बनाइए। आप लोग लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखते चलिए।
क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप लोगों को सारे टॉपिक्स अपने मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोगों को इनको अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप नोटबुक से नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग तीनों चीज़ें एक साथ लिख सकते हैं। मैं खुद ऐसे ही करती हूँ, मैं कोई वन वर्ड इडियम्स एंड टू साइन वोकैबुलरी अलग अलग नहीं लिखती, मैं सबको साथ साथ में ही लिखते चलती हूँ। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग में आप लोगों को या तो 4 बिल्कुल ही अलग अलग वर्ड दे दिए जाते हैं और आप लोगों से पूछा जाता है कि करेक्ट वन या इनकरेक्ट वन को चूज़ करना है। यहाँ स्पेलिंग एरर थोड़ी आसान हो जाती है सॉल्व करना। या फिर आप लोगों को कोई एक वर्ड ही 4 तरीके से पूछ दिया जाता है, उसमें ज़्यादातर आप लोगों को AEIOU मतलब वॉवेल्स की मिस्टेक करके दे दी जाती है। इनके लिए आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स पढ़ने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर मीनिंग्स होते हैं, जिन्हें आप लोग एक बार पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा स्पेलिंग एरर पूछी कैसे जाती है, कैसे आप लोगों को सही वर्ड फाइंड आउट करना है। एंडोसाइनो के बारे में मैंने शायद बात कर ली है। एंडोसाइनो आप लोगों को रोज़ लर्न करना है, रोज़ कम से कम 5-5 एंडोसाइनो याद कीजिए। अगर आप लोगों के पास 3-4 महीने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अगर आप लोगों के पास 1-2 महीने बचे हैं और आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो रोज़ कम से कम 10 एंडोसाइनो अपने याद करते चलिए, जिससे आप लोगों के काफ़ी सारे एंडोसाइनो एग्जाम तक रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट में आप लोगों को जो एंडोसाइनो मिलते हैं उनको नोटबुक में लिख लीजिए और रन करते चलिए। इस तरीके से आप लोगों को अपने एंडोसाइनो कंप्लीट करने हैं। जब आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप लोगों को बुकमार्क का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको स्पेशल क्वेश्चंस लगे उन्हें बुकमार्क कर सकते हैं, चाहे वो आपने करेक्ट किए हो, चाहे इनकरेक्ट किए हो या फिर स्किप किए हो। आप लोगों को अगर लगे तो आप उनको बुकमार्क कर दीजिए। इसके अलावा जो वर्ड्स आप लोगों को नहीं आते हैं, वो भले एंडोसाइनो वन वर्ड या इडियम फॉर्म में दिए हुए हैं, उनको आप बुकमार्क भी कीजिए और साथ में नोट डाउन भी कीजिए, जिससे आप याद कर सकें। आप लोग एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, RC वगैरह जरूर बुकमार्क करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरी आप लोगों को नोट डाउन ही करनी है। ये बेस्ट अप्रोच होती है वोकैबुलरी स्किल इंप्रूव करने की। इंग्लिश में 50% काम वोकैबुलरी स्किल इंप्रूव करने से ही हो जाता है। आप चाहे कितनी ग्रामर लगा लें, चाहे कोई कितना टॉपिक याद कर लें, चाहे कितना किसी टॉपिक को समझ लें, जब तक आप अपनी वोकैबुलरी स्किल इंप्रूव नहीं करेंगे आप लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश का मेन फंडा ही होता है वोकैबुलरी को सीखना। जब आप लोग इंग्लिश का मॉक टेस्ट देते हैं आप लोगों को वोकैबुलरी ये नहीं है कि 100% आनी चाहिए। आप लोग जब RC या क्रॉस टेस्ट या कोई भी टॉपिक इंग्लिश का सॉल्व कर रहे हैं जहां आपको वोकैबुलरी में दिक्कत हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है आप लोगों को 100% वोकैबुलरी अपनी प्रिपेयर्ड रखनी है, लेकिन बेसिकली आप लोगों की इतनी वोकैबुलरी स्किल इंप्रूव होनी चाहिए कि आप लोग समझ सकें कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में पूछा क्या जा रहा है। अगर क्रॉस टेस्ट या RC दे रहे हैं तो उसका मेन कंक्लूजन क्या है वो आप लोग समझ सकें। यही बेसिक स्ट्रेटजी होती है मॉक टेस्ट की। इन शॉर्ट, मॉक टेस्ट अच्छे से दें, अपने रॉन्ग क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, स्किप क्वेश्चन को देखें, उसका पूरा एनालिसिस करें कि किस टॉपिक में आपने वीक परफॉर्मेंस दिया है, किस टॉपिक में आपने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। वीक परफॉर्मेंस को आपको इम्प्रूव करना है और स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये नहीं है आपका जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसको आप स्किप कर दें, उसकी प्रिपरेशन करना छोड़ दें और वीक को पकड़ लें, इससे आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी वीक हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाते चलिए, बस इसके लिए थोड़ा टाइम कम कर दीजिए, जो वीक टॉपिक है उनके लिए टाइम बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। जब आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें बुक मार्क नहीं दे पाते हैं, तो आप उसको पेंसिल से मार्क कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इस तरीके से आप लोगों को अपना मॉक टेस्ट लगाना होता है। अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे मॉक टेस्ट देने के लिए तो डेफिनेटली आप लोग अपने मॉक टेस्ट में इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आप लोगों के किसी बार मॉक टेस्ट में 70 मार्क्स आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम भी 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग एनालिसिस करके देखिए कि किस टॉपिक में आपने फिर से गड़बड़ की है, कि आपके फिर से वही वीक टॉपिक्स रहे हैं या फिर आपके टॉपिक्स में चेंजेस हुए हैं। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों के स्कोर को इम्प्रूव करने में। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे मैं अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।